बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी 10 स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आने के। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसको हम फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में हम बात करते हैं कि द सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक फॉर अ रिसर्च इज़ डिफ़िकल्ट जॉब। ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट जॉब होता है किसी भी टॉपिक को रिसर्च में सेलेक्ट करना। व्हेन वी सेलेक्ट अ टाइटल और रिसर्च स्टेटमेंट, फिर चाहे वो कोई रिसर्च स्टेटमेंट हो या कोई टाइटल हो, देन अदर एक्टिविटीज़ वुड बी ईजी टू परफॉर्म। और फिर जब हम एक दफ़ा टाइटल सेलेक्ट करते हैं या रिसर्च स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं तो फिर दूसरे जो काम होते हैं उनको जो सरंजाम देना बहुत ही इजी होता है। सो अंडरस्टैंडिंग थ्रूली द प्रॉब्लम मस्ट हैव टू डिस्कस विद कोलीग्स, फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स एंड टीचर्स। मसले को अच्छी तरह से समझने के लिए, मतलब जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए अपने दोस्तों, कोलीग्स, एक्सपर्ट्स और टीचरों के साथ जो है बात करनी होती है, उनसे जो है मशवरे लेने होते हैं। द रिसर्च टॉपिक और प्रॉब्लम शुड बी प्रैक्टिकल, रिलेटिवली इम्पोर्टेंट, फेसिएबल, एथिकली एंड पॉलिटिकली एक्सेप्टेड। अब आपने सपोज़ अगर सेलेक्ट कर भी लिया तो इसका ये होना चाहिए कि ये एथिकली भी एक्सेप्टेबल हो, पॉलिटिकली भी एक्सेप्टेबल हो और रिलेटिवली इम्पोर्टेंट हो, काबिल अमल हो। ये था हमारे पास सबसे पहला स्टेप, जिसमें हमने जो है एक प्रॉब्लम देखनी होती है रिसर्च टॉपिक के लिहाज से। एक टाइटल सेलेक्ट करना होता है, फिर रिसर्च स्टेटमेंट देखनी होती है, फिर उसके बाद जो है ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट इस पर वर्क करना स्टार्ट करें। इसके लिए आप बेस्ट ये कि आप अपने टीचरों से, अपने जो कुलीग से, एक्सपर्ट से, उनसे बात करें। फिर अगर आपने सेलेक्ट कर भी लिया तो ये जो है एथिकली, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा स्टेप है हमारे पास लिटरेचर रिव्यू और एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। दोनों का एक ही मतलब है, सिंपल सी बात है। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या देखते हैं? लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि आपने जिन लोगों ने पहले इस टॉपिक पे काम किया है उन्होंने क्या गैप छोड़ा है, मतलब उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ दी जिस पे अभी आपने रिसर्च करनी है। और इसके लिए बेस्ट ये कि आपने जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट के जो लाइब्रेरी के रिपोर्ट्स या लाइब्रेरी में जो इससे रिलेटेड जो आपको कंटेंट मिलता है वो सब देखना होता है। इंटरनेट से देखना होता है, यूट्यूब से देखना होता है, जिधर से भी आपको मिलता है ना वो सब आपने देखना होता है। अगर उस पर रिसर्च हुई है सो फिर आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। मतलब आपने ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो जिसमें मतलब कोई टॉपिक हो जिसमें गैप रह गई हो। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने जो कैलाश एरिया है उस पर रिसर्च करनी है तो आप क्या करेंगे? आप लिटरेचर रिव्यू देखेंगे। लिटरेचर रिव्यू से मुराद आप ये कह रहे देखेंगे, नेट पे जाएंगे, नेट पे सर्च करेंगे कैलाश से रिलेटेड कितने लोगों ने इस पर रिसर्च की है। उसके बाद आप क्या करेंगे? जितने लोगों ने इस पर रिसर्च की है आप उन चीज़ को सेलेक्ट नहीं करेंगे, उन टॉपिक को सेलेक्ट नहीं करेंगे जिस पे ऑलरेडी रिसर्च हुई है। आप उस चीज़ को देखेंगे जिस पे रिसर्च नहीं हुई है। सपोज़ किसी ने ये डिस्कस किया कि वहाँ पे जो है जो जिसकी डेथ होती है उसकी तदफीन किस तरह होती है, किसी ने ये रिसर्च की है, मतलब इस पे रिसर्च हुई है। फिर दूसरे ने ये रिसर्च किया कि उनका रहन सहन किस तरह है, इसका रिसर्च हुआ। अब एक चीज़ जो रह गई है, जो गैप है, वो ये है कि वहाँ पे जो शादी है, जो शादियों का सिस्टम है वो किस तरह होता है, मतलब लोग रिलेशनशिप में किस तरह आते हैं और क्या उनके जो है जो फीलिंग्स, जो तासरात थे वो क्या होते हैं। अब ये जो है एक गैप रह गई है जो मैरिज से रिलेटेड है, तो अब आपने इस पे जो है रिसर्च करनी है। लिटरेचर रिव्यू में आपने सब कुछ देखना होता है, जर्नल्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और लाइब्रेरी में जितना भी इसका कंटेंट मिलता है, इंटरनेट से मिलता है, सब कुछ देखना होता है। तीसरा है हमारे पास मेकिंग हाइपोथेसिस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च टेक्निकल वर्क दैट डिपेंड्स ऑन द researcher's experience. The hypothesis is draw the positive and negative cause and effect aspects of a problem. Hypothesis narrow down the area of a research and keeps a researcher on the right path. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कोई भी क्वेश्चन जो है डेवलप कर रहा हूँ, मैं किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक प्री कंसीड रिज़ल्ट होगा।
सपोज़ आई एम रिसर्चिंग ऑन स्टूडेंट्स, तो मेरे दिमाग में एक प्री कंसीड नोशन है कि मेरे रिज़ल्ट यही बताएगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। सो आई एम स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्टडीज़। तो मैं रिसर्च शुरू करने से पहले अपने आप को ये अंडरस्टैंड करता हूँ, समझाता हूँ कि मेरी जो रिज़ल्ट है या जो मेरा रिज़ल्ट है ऑन टेस्ट रिज़ल्ट की फाइंडिंग मेरे अकॉर्डिंग ये होगी। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता या जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, उसका रिज़ल्ट, उसका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। सपोज़ आई डू द रिसर्च, आई गेट द फाइंडिंग कि मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना पढ़े भी अच्छा स्कोर नहीं कर लेते। एग्ज़ाम में वो चीज़ें जो है ऑब्ज़र्व करके उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। सो रिसर्च अगर हम हाइपोथेसिस को देखें, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये है थ्री इडियट की। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है थ्री इडियट में, आमिर खान जो है वो क्या है, एक अच्छे ऑब्ज़र्वर थे, ठीक है, और अच्छे स्कोर कर जाते थे। लेकिन इसके साथ जो दूसरे थे वो मेहनत करते थे, लेकिन ये एक अच्छे ऑब्ज़र्वर थे। तो जो आपका हाइपोथेसिस होता है उसका जो रिज़ल्ट होता है, हाइपोथेसिस जो है टेस्ट किया जाता है, मींस आपका हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है पूरी रिसर्च में। और हो सकता है कि एंड में जो हमारी हाइपोथेसिस है या जो आपकी हाइपोथेसिस है वो नेगेटिव प्रूव हो सकती है या पॉजिटिव प्रूव हो सकती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, hypothesis meaning is a tentative answer which you are having in your mind before you even start the research. Now this answer can be proven true or false by the end of the research. उसके बाद हमारे पास जो स्टेप है वो है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में हम बात करते हैं कि जो आप रिसर्च करें वो उसको किस तरह डिज़ाइन करोगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्रिएशन हाइपोथेसिस फॉर द रिसर्च डिज़ाइन इज़ टू प्रिपेयर बाय द रिसर्च। ऑब्वियसली ये एक रिसर्चर जो है प्रिपेयर करता है रिसर्च डिज़ाइन को। It may draw the conceptual structure of the problem. Any type of research design may be made depending on the nature and purpose of the study. During design, the information about source, skill, time and finance is taken into consideration. अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आए। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब ये है कि जब आप रिसर्च कैसे करेंगे, ये मेथड को रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। मतलब स्ट्रेटजीज़ क्या होगी रिसर्च की, आपकी रिसर्च करने की जो स्ट्रेटजीज़ है वो कौन कौन सी होगी। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि सपोज़ दो एग्जांपल मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। अब जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि आपने रिसर्च करनी है, वो ये है कि आपने जो खलीलुर रहमान एक डायरेक्टर है जो ड्रामे बनाते हैं, उसकी जो ड्रामे है उस पे आपने रिसर्च करनी है कि उनके ड्रामों का जो एक क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पाकिस्तानियों पे। तो आपने ये पहला एक रिसर्च डिज़ाइन हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा आपने करना है कि द सेकंड टाइप ऑफ रिसर्च इज़ इफ़ आई फाइंड टू नो हाउ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन इन्हेंस द केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। एक किस चीज़ से रिलेटेड है, खलील रहमान के ड्रामों से, और दूसरा जो है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। अब आप क्या करोगे, जो सेकंड वन है उसके लिए आपने क्या करना होगा, ओबियसली आपने किसी लेबॉर्ट्री जाना होगा क्योंकि वो केमिकल से रिलेटेड है, रिएक्शन से रिलेटेड है, तो आपने किसी लेबॉर्ट्री जाना होगा। इसी तरह जो पहला है, दूसरे के लिए ओबियसली जो आपने बात की कि केमिकल रिएक्शन है, सो ओबियसली आपने लेबॉर्ट्री जाना होगा। ये दूसरा है। जो पहला है, पहला क्या था कि हमने खलील रहमान की बात की, जो उसके ड्रामे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पाकिस्तानियों पे। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने लोगों को ऑब्ज़र्व करना होगा, ठीक है। जिधर भी उसका ड्रामा लगा होगा आपने वहाँ पे देखना होगा, वहाँ पे देख के आपने लोगों के रिएक्शन को देखना होगा, उनको ऑब्ज़र्व करना होगा। तो ये सब किस चीज़ में आता है, ये सब आपके रिसर्च डिज़ाइन में आते हैं। मींस लोगों के रिएक्शन को देखोगे, फिर उसके बाद रिसर्च को जो है डेवलप करोगे। सो डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस विल बी यूज्ड इन डिफरेंट रिसर्च। उसके बाद जो है हमारे पास जो टाइप आता है, जो स्टेप है वो है सैम्पलिंग।
सैम्पलिंग पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो भी बनी है जिसमें मैंने ये दोनों टाइप्स भी डिस्कस किए, सो वो भी आप देख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके भी चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आने के। अब सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग और सबसे पहले सैम्पलिंग और पॉपुलेशन को समझो। पॉपुलेशन और सैम्पलिंग में फ़र्क यही है कि जो पॉपुलेशन है वो लोग, वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जिन पे हमने स्टडी करनी है, उन सारे जो है उनको पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब जो चीज़ें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होती है जिन पे हमने स्टडी करनी होती है, उनको पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन आपके माइंड में हमेशा लोगों, आप ये सोचते हैं कि जो लोग हैं वो पॉपुलेशन है, लेकिन रिसर्च में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब जो है पॉपुलेशन में आते हैं। मसलन किसी कॉलेज में किसी स्टूडेंट के मार्क्स मालूम करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं ये सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हो जाएंगे, ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। अब सारा पॉपुलेशन तो हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम सैंपल लेते हैं। सैंपल क्या है? अ सैंपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सैम्पलिंग फ्रेम और अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस ड्रॉन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। वो जो पॉपुलेशन जिनसे हमने कुछ लोग ले लिए, कुछ यूनिट्स ले लिए, उन कुछ यूनिट्स को सैम्पलिंग कहते हैं। सपोज़ अगर एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, तो आप उनमें से 100 लेते हैं, तो ये 100 क्या है? ये सैंपल है, सैम्पलिंग है। दैट वाज सिंपल कंसेप्ट। सो ये जो है आपके रिसर्च में इम्पॉर्टेंट होती है। और फिर इसके ये दो टाइप्स है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये आप मेरी उन वीडियोस में देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम रिसर्च करते हैं लोगों पे, चीज़ों पे रिसर्च, तभी जो है वैलिडिटी होती है। जब वो बहुत सारे लोगों पे की गई हो, एक बंदे पे रिसर्च करके आप जनरल नहीं कर सकते, मीन जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक ख़ास ग्रुप पे रिसर्च करते हैं, सो देन यू कैन जनरलाइज इट टू द पब्लिक। मिसाल के तौर पे इसका मतलब यही है कि अगर मैं 400 बंदों पे रिसर्च कर रहा हूँ, सो आई एम चेकिंग द impact of stress on the day of job, I can generalize the result on the entire population, it means on all people. So आप लोगों का जो डेटा कलेक्शन जो आप करके आप उनको जमा करते हो, फिर उसके बाद जो स्टेप आता है वो डेटा एनालिसिस, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन में क्या क्या आते हैं? एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सब जो है प्राइमरी में आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी डेटा कलेक्शन आप किस तरह करते हैं? इसमें जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं आप, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट्स, लाइब्रेरी अप्रोच, इंटरनेट अप्रोच, ये सब कुछ इसी में आ जाता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में। फिर द मोस्ट कॉमन मीन्स फॉर कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डेटा इज़ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की बात आ जाती है। इसमें स्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं, सर्वेस, टेलीफोन इंटरव्यूज़। उसी तरह सेकेंडरी सोर्सेज में फिर द सेंसस, जिसको हम मरदमशुमारी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियसली सर्वेस। इसी तरह क्वांटिटेटिव डेटा आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्कस हुई हैं, इन सब का आपको ऑलरेडी पता है कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास डेटा एनालिसिस आता है। जो डेटा आप करते हैं, कलेक्शन करने के बाद जब आप उस डेटा को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज़ करते हैं और एनालाइज करते हैं, उसको हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। और फिर इसके फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एक्सपोजिशन है। सो इसके कुछ फिर ये दूसरे पार्ट्स आ जाते हैं कि इस तरह इन चीज़ों पे जो है हमने डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एक्सपोजिशन करनी होती है। डेटा एनालिसिस का मतलब, जिसमें आपने डेटा को जो है, यहाँ पे जो वर्ड एनालिसिस है, इसका मतलब ये कि आपने डेटा को एनालाइज करना है। डेटा कलेक्ट करके फिर उस डेटा को जो है एनालाइज करना होता है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस, जैसे मैंने बताया कि हाइपोथेसिस में क्या होता है, ये जो है एक टेंटेटिव आंसर होता है विच कैन बी प्रूवन नेगेटिव और पॉजिटिव, विच कैन बी प्रूवन फॉल्स और ट्रू। मतलब अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि डू द प्रोसेसेस आर रिलेटेड टू द फैक्ट्स और नॉट, कि जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन था, क्या वो फैक्ट से रिलेटेड है या नहीं। फिर उसके बाद टू फाइंड द आंसर, द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एज अंडरटेकन विच मे बी रिजल्ट इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। यही मतलब वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। The acceptable hypothesis is possible for the researcher to arrive at the process of generalization or to make it a theory. अब क्या होता है कि जो रिसर्चर है उसका जो मतलब उसने अगर जो रिसर्च की है, उसका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रूली जो है प्रूव होता है या पॉजिटिवली प्रूव होता है,
तो वो फिर क्या बन जाती है, लाइक एक थ्योरी बन जाती है। और जनरलाइज मीन उसको जो है जनरलाइज़ किया जाता है। अब ये जो जनरलाइजेशन है ये एक बंदे पे नहीं होती है, इस पे मतलब एक पूरे ग्रुप पे होती है। इसी तरह सम टाइम्स ऑफ रिसर्च हैव नो हाइपोथेसिस, जिसकी वही बात है जो फॉल्स साबित हो जाता है या जो नेगेटिव जो है प्रूफ हो जाता है, फिर उसकी जो है एंडिंग नहीं, मतलब उस पर जो है फिर इंटरप्रिटेशन होती है। इट कैन आल्सो हैव फ्यूचर रिकमेंडेशंस। प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट, अब ये लास्ट स्टेप है। इसका मतलब ये है, ये रिसर्च रिपोर्ट का या प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट का, कि अगर आपने कभी थीसिस लिखी है, आपने कभी कोई पेपर सबमिट कराया या प्रेजेंट किया है, तो ये पेपर प्रेजेंटेशन और थीसिस जो है रिपोर्ट मेकिंग में आते हैं और रिपोर्ट फाइंडिंग में आते हैं। एंड बाय राइटिंग द थीसिस यू आर एक्चुअली टेलिंग योर कंक्लूजन टू द इंटायर वर्ल्ड। मतलब आपने ये बताना होता है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट में कि आपने क्या किया है, और फिर उसकी पूरी एक डिटेल देनी होती है। लाइक रिपोर्ट डिज़ाइन इन प्राइमरी स्टेजेस में आपने इन चीज़ों को देखना होता है, जिसमें टाइटल, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ये सब कुछ लिखना होता है। इसी तरह मेन टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट देखना होता है, और इसी तरह फिर क्लोजिंग द रिपोर्ट। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट द लास्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस कंटेन्स अ बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, अपेंडिसेस एंड इंडेक्स एंड मैप्स और चार्ट्स फॉर इलस्ट्रेशन। आपने ये चीज़ें बतानी होती कि मैंने इन चीज़ों से जो है जो डेटा है वो कलेक्ट किया है, या मतलब रेफरेंसेस देने होते हैं सिंपल। फॉर दिस पर्पस द इंफॉर्मेशन शुड क्लियरर, जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हो, जो अपने टीचर को बता रहे हो, तो वो जो है क्लियर होना चाहिए। So thanks for watching. This was all about today's. I hope this video has been helpful for you. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.